हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य के.एल. गुप्ता आज आपको संधि के विषय में बताऊंगा। संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा होती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो उसे संधि कहते हैं, और इन्हीं दोनों वर्णों को जब हम अलग कर देते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। इस प्रकार संधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। अब आइए जानिए स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जब हम स्वर से स्वर का मेल करते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है, और जब हम व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल करते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है, और जब विसर्ग से स्वर और व्यंजन का जब मेल कर देते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार से संधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आइए देखिए स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। जितनी भी संधियां होती हैं सभी संधियों के सूत्र होते हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। सूत्र के अनुसार ही परिभाषा बन जाती है, इसलिए संधियों के सूत्र को याद करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरी स्वर संधि है गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुणः। तीसरी स्वर संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। और चौथी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। और पांचवी अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय वायावः। इस प्रकार से आपको 5 संधियों का अध्ययन करना है। अब हम आपको जितनी भी स्वर संधियां हैं क्रम से एक एक करके संधि की परिभाषा और उसका उदाहरण देते हुए आपको हम समझाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम आपको स्वर संधियों में सबसे पहली संधि आपको बता रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अच्छा, संधि पढ़ाने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। जैसे हिंदी भाषा में आप देख रहे थे लघु और गुरु,
उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में दो शब्द का प्रयोग होता है, ह्रस्व और दीर्घ। जैसे कोई छोटा स्वर है तो उसको हम ह्रस्व कहते हैं, या फिर कोई बड़ा स्वर है तो उसको हम दीर्घ कहते हैं। अब इसको हमने पहले इसलिए बता दिया है कि परिभाषा में इसका भी प्रयोग है, इसलिए सबसे पहले आप ह्रस्व और दीर्घ के बारे में समझ लीजिए। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ शब्द की परिभाषा ध्यान से देखिए। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ के बाद यही समान स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ आवे तो दोनों स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और दीर्घ लृ। कहने का मतलब है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ के बाद यही समान स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। अक के बारे में हमने बता दिया है। अक एक समाहार शब्द है। अक समाहार शब्द के अंतर्गत आ ई उ री लृ ये स्वर आते हैं। अब आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसमें स्वर से स्वरों का मेल किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे पहला शब्द है देवालय। अब इसका हम जब विच्छेद करते हैं, देखिए देवधन आलय, देव धन आलय। अब इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। देखिए शब्द का पहले शब्द का अंतिम स्वर लिया जाता है और दूसरे शब्द का पहला स्वर लिया जाता है और इन दोनों स्वरों को जोड़ दिया जाता है। जब दोनों स्वर जुड़ जाते हैं तो फिर संधि हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व आ है और यहाँ दीर्घ आ है। ह्रस्व आ और यहाँ दीर्घ आ। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा देवालय। आलय है होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, विद्यालय लिखा है। यहाँ पर देखिए इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय। अब इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। विद्या में दीर्घ आ है और आलय में दीर्घ आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ आ बन जाता है। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से अब ई वाला देखिए, जैसे गिरीशा लिखा है तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो गिरधन ईसा। इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्रस्व ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाएंगे? दीर्घ ई हो जाएगा। इस प्रकार से जैसा कि हमने परिभाषा में बताया है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ
के बाद यही समान स्वर हरस अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। अकः सवर्णे दीर्घ, सवर्णे माने समान स्वर होने चाहिए। आ से आ ही मिलेगा, ई से ई मिलेगा, उ से उ मिलेगा। स्वर में समानता होनी चाहिए, असमान स्वर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अब ये देखिए महिंद्रा है, इसका विच्छेद करेंगे तो मही धन इंद्रा। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें दीर्घ ई है और यहां पर ह्रस्व ई है। दीर्घ ई और ह्रस्व ई। अब यहाँ आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं सभी में समान स्वरों का मेल हो रहा है, समान स्वर ही मिल रहे हैं, कोई असमान स्वर नहीं मिल रहा है। अब ये नहीं कि आ के बाद में उ मिल रहा है, अगर आ के बाद उ स्वर मिल रहा है इसका मतलब है कि असमान स्वर हो जाएगा। सूत्र इसका बताया गया सवर्णे, समान स्वर होना चाहिए। यहाँ पर दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाएगा। इसी प्रकार से अब उ का एक उदाहरण देखिए, भानुदया है, भानुधन उदया। भानु, भानुधन उदया। अब इसमें क्या क्या मिल रहा देखिए आप, यहां पर ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ, और इस शब्द में भी ह्रस्व उ है। ये दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो जाएगा। अगला देखिए बधूत्सव है, बधूधन उत्सव। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा बधूधन उत्सव। इसमें देखिए कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं, दीर्घ उ और यहाँ पर ह्रस्व उ। अब ये दोनों मिलकर के दीर्घ उ बन जाता है। एक पितृणम, इसका विच्छेद करते हैं, पितृधन, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। अब इसमें कौन कौन सा स्वर है देखिए, री है, यहां पर री है और फिर री है। अब ये दोनों मिलकर के दीर्घ री बन जाता है। इस प्रकार से शब्द बन जाता है पितृणम। हाँ तो बच्चों अब देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणा। अब आद किसे कहते हैं, आद का मतलब होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, इसको कहा जाता है आद। और गुण ए ओ अर अल, ये आद जो है ये गुण में परिवर्तित हो जाता है। और ये कब परिवर्तित होता है, ई उ री लृ के आने पर, ई उ री लृ के आने पर यह गुण में परिवर्तित होता है ए ओ अर अल। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ आए तो दोनों मिलकर के आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, आ और री मिलकर के
अर हो जाता है, आ और ली मिल करके अल हो जाता है। अब देखिए उदाहरण से, जैसे नरेशा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद बनेगा नर धन ईसा। अब यहां पर देखिए कौन कौन से स्वर हैं। यहां पर ह्रस्व आ है, कोई भी व्यंजन लिखा हुआ है अगर उसमें स्वर नहीं लगा है तो आ स्वर एक ऐसा स्वर होता है जो सभी व्यंजन के साथ में जुड़ा रहता है। अगर आ स्वर को हमें अलग करना है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। जब हलंत लगा देते हैं तो उसमें से आ स्वर हट जाता है। तो यहाँ देखिए नर धन ईसा। अब यहाँ पर ह्रस्व, यहाँ पर है ह्रस्व आ और यहाँ पर ई है, दीर्घ ई है। परिभाषा के अनुसार जैसा हमने बताया अभी कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ई उ री लृ, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ आवे तो दोनों मिलकर के अब आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। ये शब्द बन जाता है हमारा नरेशा, नर धन ईसा। अब यहाँ ह्रस्व आ है और यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा नरेशा। इसी प्रकार से देखिए सुरेशा। अब यहाँ पर देखिए सुरधन ईसा, सुरधन ईसा। अब इसमें कौन कौन सा स्वर है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ह्रस्व आ है और इस शब्द में यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है। अब ये दोनों स्वर मिल करके बन जाएगा ए। इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा सुरेशा। अब देखिए नर्मदा, नर्मदेश्वर लिखा है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे तो नर्मदा धन ईश्वरा क्या हो जाएगा, ईश्वरा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर है। यहाँ देखिए नर्मदा में दीर्घ आ है और ईश्वर में दीर्घ ई है। ये दोनों स्वर मिल करके ए बन जाएगा, शब्द हो जाएगा नर्मदेश्वरा। इसी प्रकार से अब ऊ वाला देखिए आप। ऊ का उदाहरण गंगोदकम। इसका जब विच्छेद करेंगे तो गंगा धन उदकम। अब यहां पर दीर्घ आ है और यहां पर ऊ है। आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएगा। यहाँ ये दोनों स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा गंगोदकम। अगला शब्द देखिए महोत्सवा लिखा है। इसका विच्छेद करेंगे तो महाधन, महाधन उत्सवा। अब स्वर देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ आ है और यहाँ पर देखिए दीर्घ ऊ है, ओ सॉरी ह्रस्व ऊ है। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ये गुण स्वर संधि आपके समझ में आ गई होगी।
हाँ तो बच्चों, अब आप देखेंगे यण संधि। आपको यण संधि के विषय में हम बताएंगे। इसका सूत्र होता है इको यणाचि। सूत्र होता है इको यणाचि। इक किसे कहते हैं और यण किसे कहते हैं? अब ये देखिए, इक समाहार के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ई उ री लृ। इनको इक कहा जाता है। ई उ री लृ, इन स्वरों को इक कहते हैं। ये इक समाहार के अंतर्गत आते हैं और यही इक यण में बदल जाता है। या वा रा ला, इसको कहा जाता है यण। यण समाहार के अंतर्गत या वा रा ला। अब इक और यण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यण संधि की क्या परिभाषा होती है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। फिर से एक बार परिभाषा समझ लीजिए। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आए, समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और लृ के स्थान पर ला हो जाएगा। अब आइए उदाहरण के द्वारा समझिए। लिखा है अतिधन आचारः। अब यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ह्रस्व ई और यहाँ पर दीर्घ आ मिल रहा है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? या हो जाएगा। ई को या। अब यहाँ बताया गया कोई असमान स्वर हो। अब यहाँ ई के बाद में आ आया है, समान स्वर नहीं है, ये असमान स्वर है, इसलिए ई और आ मिलकर के या बन जाएगा। शब्द बन जाएगा आपका अत्याचारः। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, इसका जब विच्छेद करेंगे, अत्यधिकम, अतिधन अधिकम, अतिधन अधिकम। अब यहां देखिए कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। ह्रस्व ई हो गया और यहां पर ह्रस्व आ है, ये दोनों मिलकर के या हो जाएगा और शब्द आपका बन जाएगा अत्यधिकम। उसी प्रकार से देखिए, अब ऊ वाला देखिए, गुर्वादेशः है, इसका हम विच्छेद करेंगे। गुर्धन आदेशः, इसमें स्वर देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। यहां पर ह्रस्व, यहां पर ह्रस्व ऊ है और यहां पर दीर्घ आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाएंगे? वा हो जाएगा। ऊ को वा हो गया। इसी प्रकार से देखिए स्वागतम शब्द है। ये स्वागतम शब्द परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है। इसका विच्छेद होता है सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब यहां पर देखिए ह्रस्व ऊ है और यहां पर दीर्घ आ है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। शब्द हो जाएगा स्वागतम।
अब एक री वाला देखिए, पितृधन आज्ञा, इसका विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब यहां पर री है और इसके बाद में दीर्घ आ है। अब ये दोनों मिलकर के री को रा, ये रा बन जाएगा। पित्राज्ञा, पितृधन आदेशा इसी प्रकार से है, पितृधन आदेशा। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। री, यहां पर री है और इधर दीर्घ आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। री को रा बन जाएगा, वा नहीं बनेगा, री को रा बन जाएगा। इसी प्रकार से लाकृति ही एक शब्द आता है। लाकृति का विच्छेद करेंगे तो ली धन आकृति, नृधन आकृति शब्द बनता है। अब इसमें स्वर देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। अब यहां पर लृ स्वर है और यहां पर दीर्घ आ है स्वर। अब ये दोनों मिलकर के ला बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसा कि हमने फिर से एक बार मैं परिभाषा आपको बता दूं कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर के ई को या, उ को वा, री को रा और लृ को ला हो जाता है। अब आइए बच्चों देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। अब वृद्धि रेच, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, इसको कहा जाता है वृद्धि। और यही वृद्धि रेच में बदल जाता है। रेच किसे कहते हैं? आय और आव को रेच कहा जाता है। अब देखिए सूत्र के अनुसार कैसे परिभाषा बनेगी। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए आए ओ आओ आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः आए और आओ हो जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए परिभाषा। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ए आए ओ आओ ये स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर के आए आओ हो जाता है। अर्थात आ के बाद में ए या आए मिलेगा तो आए हो जाएगा। आ के बाद ओ या आओ मिलेगा तो आओ हो जाएगा। अब उदाहरण के अनुसार देखिए, एक ऐका लिखा हुआ, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा एक धन एकह, एक धन एकह। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब इन दोनों में कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं?
एक धन एका में कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं इसको देखिए। अब यहाँ पर आ है और इस शब्द में ए है। आ और ए मिल करके क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे सदैव है, अब यहाँ देखिए इसका विच्छेद करेंगे हम तो सदा धन एव। अब इसमें कौन कौन सा स्वर है देखिए, दीर्घ आ है और फिर यहाँ पर ए है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? अय हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ओ वाला देखिए, ग्रामौषधालय, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ग्राम धन औषधालय, औषधालय। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व आ है और यहाँ पर औ है, ये दोनों स्वर मिलकर के औ बन जाएगा। अगला है तत्रेव, इसका विच्छेद करेंगे तो तत्र धन एव, तत्र धन एव। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्वर है, यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर ए है, आ और ए मिलकर के अय हो जाएगा। अगला शब्द देखिए जलौधा, जलधन औधा, विच्छेद क्या होगा? जलधन औधा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर मिल रहा है, इसमें ह्रस्व आ है और यहाँ पर देखिए आओ है, अब ये दोनों स्वर मिलकर के औ हो जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा बच्चों जलौधा। इसी प्रकार से महोदार्य, इसका हम विच्छेद करेंगे महाधन औदार्य। अब इसमें देखिए कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ आ है और यहाँ पर औ है, ये दोनों स्वर मिलकर के औ हो जाएंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, अब आपको हम अयादि स्वर संधि बताएंगे। अयादि स्वर संधि का सूत्र एचो अय वायावह। एचो किसे कहते हैं? एचो के अंतर्गत ए आय ओ औ, इन चार स्वरों को एचो कहा जाता है और यही एचो आय वायावह, आय आय औ आओ। अब इसकी अयाद संधि की परिभाषा आप देखिए, यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो दोनों स्वर मिल करके आय आय आओ आओ हो जाता है क्रमशः। फिर से इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए कि यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः
आए 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 आओ आओ हो जाता है। अब उदाहरण के अनुसार देखिए, जैसे पहला शब्द लिखा है नैनम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सा स्वर मिल रहा है। यहाँ देखिए कौन सा स्वर है और यहाँ पर कौन सा स्वर है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बन जाएंगे? आए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आए। शब्द बन जाएगा नैनम। अब यहाँ देखिए से धन अनम है। यहाँ पर कौन कौन सा स्वर है? ए है और यहाँ पर आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा शयनम। अब यहाँ पर देखिए पो धन अना है। यहाँ पर कौन सा स्वर है? यहाँ पर देखिए ओ है और यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर है? आ है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ। इस प्रकार हमारा शब्द बन जाएगा पवनः। अगला उदाहरण देखिए नय धन कह। अब यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर है? आए है और यहाँ पर आ स्वर है। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बनेगा? ए के स्थान आय के स्थान पर आय हो जाता है। इसलिए ये शब्द हमारा बन जाता है नायका। अब नाविका देखिए लिखा हुआ एक शब्द है नाविका। इसका विच्छेद नवधानिका। अब यहाँ पर कौन सा स्वर मिल रहा है? आओ और यहाँ पर ई स्वर मिल रहा है। तो ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बनेंगे? औ के स्थान पर आओ हो जाता है। यहाँ ये हो जाएगा आओ और ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो शब्द बन जाएगा नाविका। अब यहाँ देखिए पावका शब्द है। पावका पौधन अकह। यहाँ पर स्वर है आओ और यहाँ पर आ स्वर है। अब देखिए आओ और आ मिलकर के क्या बनेगा? आओ के स्थान पर आओ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा पावकः। अब आइए देखिए गायकः लिखा हुआ है। इसका शब्द विच्छेद होता है गय धन अकह। अब यहाँ पर आय है। स्वर देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं? आय आय और आ। अब ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बनेंगे? आय का आय हो जाता है। इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाता है गायका। तो हाँ बच्चों, अब आप अयाद संधि के विषय में उदाहरण सहित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे।